गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं सी श्रद्धा शर्मा और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री, जो कि एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली कवर करता है 10 मार्क्स का। कितना कवर करता है? 10 मार्क्स। ठीक है, वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है, हम इसको 2 क्लासेस में कवर करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इट्स नॉट गुड स्टार्टिंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं इन्वेंट्री, जो आपके एग्जाम में कवर करता है 10 मार्क्स का। बहुत ही आसान, बहुत इजी चैप्टर है। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। एट लास्ट यू आर एबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, चलो तो देखते हैं कि हमें इन्वेंट्री के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम इन्वेंट्री में कवर करने वाले हैं, राइट। तो इन्वेंट्री में हम कवर करेंगे, ठीक है, हम इन्वेंट्री में कवर करेंगे इसकी डेफिनेशन, राइट। हम कवर करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हम कवर करेंगे इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, और हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री कॉस्टिंग सिस्टम या कॉस्टिंग मेथड, राइट। तो बेसिकली इस चैप्टर को मैं कहूँ तो हम 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम एंड इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड, राइट। ये डेफिनेशंस मैंने दे रखी है क्योंकि इन्वेंट्री के डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री की डेफिनेशन से, और ये जो डेफिनेशंस लेके आ रही हूँ वो है आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से कह लो, इंड AS से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। इसको हम उसी इस पे ले जाएं, कॉपी इन्वेंट्री, ठीक है, आइए और पेस्ट। क्या कहती है इन्वेंट्री की डेफिनेशन, ठीक है। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज असेट। आप सब जानते हो ना, 11th-12th में जो कॉमर्स स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कि इन्वेंट्री को हम कहाँ दिखाते हैं बैलेंस शीट में, असेट के साइड। किस कैटेगरी में? करंट असेट्स में, राइट। तो इन्वेंट्री क्या है? एक असेट है, हम सब जानते हैं, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर सेल इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर सेल इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री को हम कहते हैं वो असेट जिसको हमने रख रखा है, किस पर्पज से? सेल करने के पर्पज से, इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी जो डे टू डे हमारा बिजनेस होता है उसमें सेल करने के लिए अगर हमने कोई असेट रख रखी है तो वो क्या है? इन्वेंट्री। ये जो लाइन लिखी गई है वो लिखी गई है ट्रेडर और रिटेलर के एस्पेक्ट से। ट्रेडर और रिटेलर, ट्रेडर और रिटेलर क्या करते हैं, ठीक है। अगर एक ट्रेडर है जो स्टेशनरी में डील करता है, वो स्टेशनरी का सामान क्या करता है? खरीद के लाता है और रखा रहता है अपने पास और उसको आगे बेच देता है, ठीक है ना। ये उनके रखी गई है फॉर सेल इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उनके लिए। अगली लाइन कहती है असेट जो कि रखा है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। उस सेल को करने के लिए आपको पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि कोई रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, उससे आपको फिनिश गुड्स बनाना होगा, फिर आप उसको सेल करोगे। यानी कि ये जो लाइन है यहाँ पे जो इन्वेंट्री की डेफिनेशन बताई गई है इस लाइन के, तो वो किसके लिए बताई गई है? मैन्युफैक्चरर के लिए। क्या कह गए? आपने जो भी असेट रख रखी है प्रोडक्शन करने के लिए, फिर जिसको आप आगे सेल करोगे वो भी क्या है? आपकी इन्वेंट्री है, ठीक। आगे है फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस और फॉर सेल। ऐसा कोई गुड्स जो कि कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं इन्वेंट्री में। मैं एक एक बात आपसे बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप चिप्स बनाने का काम करते हो, राइट। आपके पास रॉ मटेरियल में आलू दिखेगा, फिनिश गुड्स में भी आलू, आपको पोटैटो दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, ठीक है। लेकिन इसमें बनाने में बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम्स हो जाएंगी। जितने भी आपके मसाले हैं, मिर्ची डल गई, चाट मसाला डल गया, या और भी कोई मसाले चिप्स में डल गए, वो सारे के सारे उसको बनाने में कंज्यूम हो जाएंगे। वो अलग से आपको दिखेंगे नहीं, बट फ्लेवर आपको देंगे, राइट। तो वो क्या होगा? कंज्यूम होगा। तो ऐसा कोई आइटम जो कि फिनिश गुड्स बनाने में कंज्यूम हो जाएगा, उसको भी आप क्या मानोगे? इन्वेंट्री मानोगे। तो ये लिखा है फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल। इसमें इंक्लूड क्या होगा? इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाई, कंज्यूमेबल्स अदर देन,
ठीक है, मैंने बता दी जितने मसाले हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे। उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको सप्लाई मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड हो, मेंटेनेंस सप्लाई, राइट। आपके पास कोई पैकिंग मटेरियल है उसकी इन्वेंट्री हो सकती है, राइट, है ना। और भी कुछ अदर कंज्यूमेबल, बट याद रखना इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा? मशीनरी, स्पेयर्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। कोई मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स आपने रखे हुए हैं, मान लो कोई मशीनरी है, उसका बेयरिंग बॉल है, वो चलते चलते खराब हो जाता है, हर 15 दिन में, इतने मशीन चलती है, हर 15 दिन बाद उसको बदलना पड़ता है, आपने उसको रखा हुआ है, वो आपकी इन्वेंट्री नहीं है, राइट। आपने कोई सर्विसिंग इक्विपमेंट रखा हुआ है, मशीन को खोलना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, उसके लिए आपने कोई इक्विपमेंट रख रखा है, या आपने एक स्टैंड बाय छोटा सा इक्विपमेंट रखा है, जब मेरा मेन इक्विपमेंट काम नहीं करेगा या डाउन चला जाएगा तो मैं उसको यूज करूंगा। ये सारी आपकी फिक्स्ड असेट है, ये आपकी इन्वेंट्री में कवर नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इन्वेंट्री की डेफिनेशन समझ गए ना। तो अब इन्वेंट्री को आप बेसिकली दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। कितने लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो? दो लोगों के, ठीक है। कौन कौन है वो है ट्रेडर और एक है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ट्रेडर के लिए तो रीसेल करता है गुड्स को, रीसेल फिनिश गुड्स, ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करता, सामान खरीद के लाता है और वैसे ही उसको बेच देता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर के पास रॉ मटेरियल होता है, वो रॉ मटेरियल लेकर आता है। जैसे कि अगर वो चिप्स बना रहा होगा तो क्या लाएगा? आलू खरीद के लाएगा, पोटैटो खरीद के लाएगा, ठीक है। उसके पास कुछ WIP भी होता है, मतलब चिप्स कट गए, तल गए, उसमें मिक्सिंग करना है, मसाले की मिक्सिंग करना है, तो वो उसका वर्क इन प्रोसेस है, ठीक है। उसके पास फिनिश्ड गुड्स होते हैं, राइट। इसके अलावा उसके पास कंज्यूमेबल्स होते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस सप्लाई में मेंटेनेंस सप्लाई होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके पास होती हैं। तो मैन्युफैक्चरर के पास इस तरह की इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें होती है जो कि इन्वेंट्री में काउंट होती है। ट्रेडर के पास बहुत सिंपल है, फिनिश गुड्स लेके आता है, फिनिश गुड्स को बेच देता है, ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इन्वेंट्री क्या होती है। अब इन्वेंट्री क्या होती है ये समझने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है। क्या समझना जरूरी है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्यों होता है। अब ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे किया जाता है ईयर एंड पे। देखो आप सब ने ना, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन वैसे तो बहुत चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन अभी हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में एक एग्जांपल लेते हैं कि क्यों इन्वेंट्री वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। आप सब ने ना ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाया ही होगा, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। और ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करते हो, एक मैं अगर सिंपल सा बताऊं, यहाँ लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखते हो टू परचेज, ठीक है, यहाँ पे लिखते हो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इधर लिखते हो बाय सेल और इधर लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक, और सबको लिख के इधर आपका ना जाता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, यही होता है ना, या इधर आ जाता है लॉस होता है तो इधर लॉस आ जाता है। अब ईयर एंड पे हमें क्या करना होता है, ईयर एंड पे हमें डिटरमाइन करना होता है क्या, ईयर एंड पे हमें डिटरमाइन करना होता है ये, सॉरी, ईयर एंड में हम क्या वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक का हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन। अगर एक बात बताओ हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन गलत होगा तो हमारा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और कैलकुलेशन ऑफ लॉस जो भी है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का जो कैलकुलेशन आएगा वो क्या आएगा, गलत आएगा, आएगा ना, ठीक है। तो फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेंट्री को सही तरीके से वैल्यू किया जाए, ठीक है। आप समझिए कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया कैसे जाता है। क्या करते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। पहले तो ये जो मैं लिख रही हूँ ये एक फॉर्मूला है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पे किया जाता है, कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी होता है नेट रियलाइजेबल
वैल्यू। ठीक है, इसमें जो भी लोअर होगा, इसमें जो भी लोअर होगा हम उस पर इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ गई। इन्वेंट्री को वैल्यू क्या करना है, कॉस्ट और एनआरवी में जो भी कम होगा हम उस पर वैल्यू करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इन्वेंट्री है ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ए 10 kg की। इसका कॉस्ट और एनआरवी हमें दोनों पता है। ठीक है, कॉस्ट इसका है 20 रुपीज़ पर केजी और एनआरवी है इसका 22 रुपी पर केजी। ठीक है, तो हम किससे वैल्यू करेंगे, 20 पे करेंगे। तो हमारे क्योंकि 20 कम है, कॉस्ट और एनआरवी में कौन कम है, कॉस्ट कम है ना, तो हम इसे 20 पे वैल्यू करेंगे। तो हमारा इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20 इंटू 10 200। ये तो समझ में आ गया। अब आप कहोगे मैम ये तो समझ में आ गया, ये ठीक है, बट ये बताओ कि कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है और एनआरवी कैसे निकाली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होती है। यहाँ तो मैंने कॉस्ट आपको दे दी, अगर कॉस्ट डिटरमाइन करने को आ जाए तो कैसे की जाएगी। तो पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट होती है आपकी परचेज प्राइस प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट टू मेक की जगह टू ब्रिंग इन्वेंट्री इन सेलेबल कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया। परचेज प्राइस, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। ठीक है, ये हमारी होती है कॉस्ट। जब हम इन तीनों चीज़ों को जोड़ देंगे तो हमारी कॉस्ट निकल आएगी। अब आप कहोगे मैम एक चीज़ बताओ, बड़ा सिंपल लग रहा है, परचेज प्राइस होगी, कन्वर्जन कॉस्ट होगा, अदर कॉस्ट होगा, जोड़ देंगे। परचेज प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपको क्या लगता है। परचेज प्राइस में सिर्फ हम जितने से माल खरीद के लाते हैं वही इंक्लूड होता है। जब आप एंटिटी के पर्पज से सोचोगे तो परचेज प्राइस में बहुत सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती है ना। मतलब जिस प्राइस पे सप्लायर ने बायर को माल बेचा, वो उसने उसका दरवाजे तक उसके मतलब जहाँ पे वो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ तक उसने वो सामान को पहुँचाया, उसका फ्रेट, उस पर कुछ टैक्सेस पे किए होंगे, वो भी इतनी सारी चीज़ें हैं, उसे उसको कुछ डिस्काउंट भी मिल गया होगा। तो परचेज प्राइस कैसे डिटरमाइन करें। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि परचेज प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, परचेज प्राइस में क्या इंक्लूड होगा, परचेज प्राइस में क्या इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि परचेज प्राइस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। तो व्हाट इज परचेज प्राइस, देखो इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बाद में नोट कर लेंगे कि क्या क्या इंक्लूड होगा क्या क्या नहीं। ठीक है, ये सप्लायर है एक्स और ये बायर है वाई। ठीक है, सप्लायर एक्स है, सप्लायर वाई ने रॉ मटेरियल ए, ठीक है, खरीदा 10,000 का, रॉ मटेरियल बी खरीदा 11,800 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% का। ठीक है, ऑन बोथ रॉ मटेरियल। ठीक, इसके बाद
टोल टैक्स पे किया 500 का, साथ में फ्रेट इनवर्ड पे किया 1000 का। अब मैं कह रही हूँ कैलकुलेट परचेज कॉस्ट। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि परचेज करो, कैलकुलेट करो परचेज कॉस्ट। ठीक है, आप लोग कहोगे मैम बहुत इजी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, रॉ मटेरियल से प्लस जीएसटी है एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, इसमें जुड़ा नहीं है। अब आप कहोगे मैम कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देते हैं, निकालना ही तो है, बहुत आसान काम है, अभी परचेज कॉस्ट आपको निकाल के बताते हैं। बताओ बताओ बताओ। कहोगे मैं पूरा नहीं लिखती, एक खरीद के लाया कितने पे, 10,000 पे, इसका जीएसटी भी ऐड कर देता हूँ एट द रेट ऑफ 18%, 1800 आ जाएगा। बी आया, वो तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ही आया है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ही आया है। 11,800 उसको ऐड कर देता हूँ, माइनस डिस्काउंट 10% से हटा देता हूँ, तो कितने का 10% का डिस्काउंट मिला था, 2,000 का डिस्काउंट हटा देता हूँ। टोल टैक्स भी पे किया, इसे भी ऐड कर देता हूँ, फ्रेट इनवर्ड भी ऐड कर देता हूँ। लो मैडम कौन सी बड़ी बात थी, ऐड कर दीजिए, सबको आ जाएगा। कितना आएगा भाई, कितना आएगा, आई डोंट हैव कैलकुलेटर, चलो कैलकुलेटर खोलते हैं। ठीक है, 10,000 प्लस अरे 10,000 प्लस 1,800 प्लस 11,800 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस, ठीक है, माइनस 2,000, ओह 23,100 आएगा मैम। ये है आपकी परचेज कॉस्ट। क्या ये सही है? ये गलत है। अगर आप ये परचेज कॉस्ट निकालते हो तो ये गलत है। अब गलत क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गलत क्यों है। देखो ये गलत इसलिए है क्योंकि गलत क्यों है, क्योंकि जब आप परचेज कॉस्ट निकालते हो तो फॉर्मूले की तरह, चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, फॉर्मूले की तरह क्या क्या इंक्लूड करते हो, उसमें आप इंक्लूड करते हो परचेज प्राइस, ठीक है, प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस। किसका? जिसका क्रेडिट अलाउड नहीं होता, क्रेडिट नॉट अलाउड, ठीक, प्लस करते हो फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, माइनस करते हो ट्रेड डिस्काउंट को, रिबेट को, ठीक है, इनको, ये सारी चीज़ें होती हैं तब जाके आपकी परचेज प्राइस आती है, ठीक है ना, तब जाके आपकी परचेज प्राइस आती है। अब बताओ मुझे एक चीज़ बताओ, जीएसटी का लेक्चर आपने देखा होगा, जीएसटी के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जीएसटी का हमें क्या मिल जाता है, जीएसटी का हमें मिल जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या मिल जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट, यही पढ़ा था हमने। तो जिसका हमें क्रेडिट मिल जाता है, जिसका बेनिफिट हम आगे ले लेते हैं, वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। इसका मतलब यहाँ पर ये जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। दूसरा, आपका जो रॉ मटेरियल बी था उसमें ये जो प्राइस दी हुई थी ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया हुआ था, तो यहाँ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो प्राइस दिया है वहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा? जीएसटी हटाना पड़ेगा। तो जीएसटी हटाने के लिए क्या करोगे? 11,800 जो आपको दिया है वो आपको कॉस्ट चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी का रेट, ये फॉर्मूला होता है। इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको 10,000 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें इसको हटा के कितना लेना है? इसको हमें हटा के लेना है
10,000, राइट। डिस्काउंट तो 2,000 जाएगा, टोल टैक्स आएगा, फ्रेट आएगा, ठीक है। टोल टैक्स क्यों आएगा? क्योंकि टोल टैक्स का क्रेडिट अलाउ नहीं होता है। तो ऐसा कोई भी टैक्स आप पे करके आ रहे हो जिसका क्रेडिट अलाउ नहीं होगा, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा टैक्स पे करके आ रहे हो जिसका क्रेडिट मिल जाता है, उसका आपको वो आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे जीएसटी आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बना। तो अगर अब आप इसकी कॉस्ट निकालोगे तो कितनी आएगी? अगर अब आप इसकी कॉस्ट निकालोगे तो 10 और 10 20,000, 20,000 में से 2 गए इज 18,000, 18,000 और 1,000 19,000, इट्स 19,500। ये आपकी करेक्ट कॉस्ट है। अगर आपको ये निकालना नहीं आता या आपने कॉस्ट गलत निकाली तो आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन गलत कर दोगे। तो याद रखना, परचेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स इम्पॉर्टेंट। परचेज कॉस्ट में आपका परचेज प्राइस आएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस वही ऐड होंगे जिनका क्रेडिट अलाउ नहीं होता। अगर क्रेडिट अलाउ होता है तो पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनेंगे। फ्रेट इनवर्ड, जो भी खर्चा आपने सामान को लाने में अपने दरवाजे तक खर्च किया वो आपका पार्ट ऐड होगा, और ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस कर दोगे, ठीक है। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। इसके बाद अगली कॉस्ट आती है जिसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। अब देखते हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। देखो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। मैं लेस कंपनी को टक्कर देने की ठान ली है, मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी खोली है जो चिप्स बनाने का काम करेगी ताकि मैं लेस को टक्कर दे सकूं। मैंने कंपनी ओपन कर ली, ठीक है। अब मैंने कंपनी ओपन कर ली, मैं रॉ मटेरियल में क्या लेके आऊँगी? मेरा रॉ मटेरियल क्या है भाई? मेरा रॉ मटेरियल क्या है, ठीक है। मेरा जो रॉ मटेरियल है वो पोटैटो है, यही है ना। भाई स्पेलिंग गलत हो सकती है थोड़ा बहुत, है ना। मेरा रॉ मटेरियल क्या है? आलू है। मैं आलू लेकर आई। अब आलू से मेरे को चिप्स बनाना है, चिप्स मतलब फिनिश गुड्स, राइट, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। यानी मुझे क्या बनाना है? चिप्स बनाना है। अब आलू से चिप्स बनाने के लिए मैं खुद तो नहीं बैठ जाऊंगी, मैं उसको काटूंगी, उबालूंगी, जो भी प्रोसेस होता है पूरा प्रोसेस करूंगी, पैक करूंगी और फिनिश गुड्स बना के मार्केट बेचूंगी। नहीं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे खर्चे इंकर होंगे, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल को, आलू को चिप्स बनाने में सबसे बड़ा खर्चा जो मैं इंकर करूंगी वो मैं क्या करूंगी? लेबर कॉस्ट का करूंगी। मतलब मैं लेबर के खर्चे दूंगी, ठीक है ना। लेबर को वेजेस दूंगी, सैलरी दूंगी ताकि वो ये काम करे। इसके साथ मैं कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा भी करूंगी। प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा, प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलो, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करूंगी, ठीक है ना। जहाँ पे और मशीन अगर कोई यूज़ हो रही है तो उसका डेप्रिसिएशन भी प्रोडक्शन ओवरहेड का कॉस्ट है। जहाँ बन रहा है उसका रेंट जो पे कर रही हूँ वो भी। तो ऐसे हम मैं प्रोडक्शन ओवरहेड के बहुत सारे खर्चे क्या इंकर करूँगी। तो जो भी कॉस्ट मैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए इंकर करती हूँ वो क्या होती हैं? वो होती हैं कन्वर्जन कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक होता है लेबर कॉस्ट और एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। तो ये भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो आप जो आलू खरीद के लाए वो, आपने जो कन्वर्जन कॉस्ट इंकर करी वो, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट हेडिंग आती है, दैट इज अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज अदर कॉस्ट? अदर कॉस्ट में आते हैं अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट, ये कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैंने आलू मंगाया था टन आलू, मतलब 100 टन आलू मैंने मंगाया था फॉर चिप्स बनाने के लिए। वो वहाँ से आ गए, मेरे दरवाजे तक आ गए, जहाँ पे प्रोडक्शन फ्लोर पर आ गए। अब प्रोडक्शन फ्लोर पे जब वो वहाँ पे आए, प्रोडक्शन हाउस जो वहाँ जहाँ पे मेरा था, अब वहाँ पे उनको क्या करना है? अनलोड करवाना है, क्योंकि जब तक वो अनलोड नहीं होंगे चिप्स बनने की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती। तो वहाँ पे अनलोड कराने के लिए मैंने कुछ खर्चे पे किए होंगे, ठीक है। तो वहाँ अनलोडिंग के समय मैंने जो खर्चे पे किए वो मेरे क्या है? अदर कॉस्ट है, और वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। दूसरा है स्टोरेज कॉस्ट। जनरली इट डजेंट बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। स्टोरेज कॉस्ट कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता, लेकिन कुछ केसेस में बनता है। जैसे कि आप वाइन बनाने का काम कर रहे हो, ठीक है।
आप चीज़ बनाने का काम कर रहे हो, तो ट्रेडिशनली जो चीज़ बनती है ना उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है ना, स्टोरेज किया जाता है। वाइन बनाती है उसको भी लंबे समय तक स्टोर करना पड़ता है फॉर फर्मेंटेशन। तो एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको बनाने के लिए स्टोर करना इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, और वहाँ पे एक लंबे समय तक हमें स्टोर करना पड़ता है, वहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट आपकी कॉस्ट का पार्ट बनता है। अदरवाइज जनरल सिनेरियो में ये आपकी प्रोडक्शन का कॉस्ट, आपके इसका कॉस्ट नहीं बनता है, राइट। समझ में आ गया अनलोडिंग चार्जेस एंड स्टोरेज कॉस्ट। चलो हम इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक अच्छा सा, और उसके बाद हम एनआरवी समझेंगे। एग्जाम्पल हो वही रहा है, रॉ मटेरियल से चिप्स बन रहा है हमारा, ठीक है। अब देखो क्या क्या खर्चे इंकर हुए आपको बताना है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। आप आलू लेकर आए, मैं ये मेंटेन, आप आलू लेकर आए 10,000, आप आलू लेकर आए 1,000 रुपये का, ठीक है, 1,000 रुपये का आप आलू लेकर आए, ठीक है। उसके बाद आपने लेबर चार्जेस पे किए 800 के, ठीक। आपका कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड के खर्चे हो गए 200 के, आपने अनलोडिंग चार्जेस पे किए थे 200 के, आपको फ्रेट का खर्चा करना पड़ा 300 का, आपने ऑडिटर को सैलरी दी थी 5,000 की, ये मैं प्लस प्लस क्यों लगाते जा रही हूँ, ठीक है। और आपने जो खर्चे इंकर करे बता रही हूँ, ठीक है। आपने टोल टैक्स दिया 100 रुपये का, आपको जीएसटी पे करना था 100 रुपये का, ठीक है। आपको और आपने कौन से खर्चे इंकर किए, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा हो गया था 1,000 रुपये का, आपका या मैं कहूँ स्टोरेज, इसका जो आपने खर्चा किया वो 500 का था, एबनॉर्मल लॉस आपको हो गया 200 रुपये का, और कुछ, चलो इतना ही है। अब मैं कह रही हूँ कैलकुलेट द कॉस्ट, कॉस्ट को कैलकुलेट करो, ठीक है, कैलकुलेट द कॉस्ट। देखो भाई अब पहले हम देखते हैं क्या क्या कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ठीक है। ऊपर ही नहीं जा रहा, ठीक है, चलो। ठीक है, आलू हमारा क्या है, आलू हमारा रॉ मटेरियल है, तो इसकी जो भी कॉस्ट है वो तो पार्ट बनेगी, ठीक है। तो ये तो 1,000 रुपये आ जाएंगे। लेबर चार्जेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, ये क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट है, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट भी आपका कॉस्ट का पार्ट बनता है, तो ये 800 भी आ जाएगा और ये 200 भी आ जाएगा। अनलोडिंग चार्जेस अदर कॉस्ट है, इन्वेंट्री जब तक आपकी सेलेबल कंडीशन में नहीं आएगी ये भी पार्ट आपका कॉस्ट का पार्ट बनेगा। फ्रेट इनवर्ड ये भी बनेगा। ऑडिटर सैलरी, टोल टैक्स, ये तो भाई ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, आप सब ला रहे थे आलू तो आपको टोल टैक्स पे करना पड़ा। जीएसटी क्या पार्ट बनेगा, ना 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 ना, जीएसटी का तो क्रेडिट मिल जाता है, ये पार्ट नहीं बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का क्या करेंगे, रेंट स्टोरेज का क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस का क्या करेंगे। एक बात बताओ, जब किसी प्रोडक्शन फ्लोर पे आलू से चिप्स बन रहे थे उस वक्त ऑडिटर की सैलरी का क्या रोल है, ऑडिटर क्या कर रहा था, क्या उस प्रोसेस में ऑडिटर का कोई रोल था, ऑडिटर का कोई काम था, नहीं था ना, नहीं था। तो ऑडिटर की सैलरी दी हो, कभी मैनेजर की सैलरी दी हो,
ऐसी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का जो रोल होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में वो जीरो होता है, ठीक है। वो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, इसलिए वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। इसलिए ऑडिटर की सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपका पार्ट नहीं बनेगी। रेंट एंड स्टोरेज, चिप्स ही बना रहे थे, वाइन थोड़ी ना बना रहे थे कि उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखना था, ठीक है। तो ये स्टोरेज कॉस्ट भी आपका पार्ट नहीं बनेगी। एबनॉर्मल लॉस, एक चीज अपने दिमाग में बांध लो, एबनॉर्मल लॉस को कभी भी और कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाते, नहीं बनाते, नहीं बनाते, क्योंकि ये जो आपको होता है ना, ये ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनएफेक्टिवनेस होता है, राइट। इसको कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। तो बस ये चीज़ें हैं जो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। ज़रा ऐड करो ये 2000, 2200, 2500, इट्स 2600, आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी, राइट। समझ में आ गया, 2600 आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो हमने एक और चीज़ जो यहाँ से इम्पॉर्टेंट सीखी, वो क्या सीखी, हमने सीखी फॉलोइंग कॉस्ट आर excluded while determining inventory cost। ओके, क्या क्या है, क्या क्या है, देखो क्या क्या है। वो है एबनॉर्मल लॉस, कभी भी नहीं बना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट, राइट। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मैंने ऊपर एग्जांपल में नहीं डाला था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इनको आप एक्सक्लूड करेंगे। भैया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप कब इंकर करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप तभी इंकर करोगे जब आपका फिनिश गुड्स बन जाएगा और आप उसको बेचने जाओगे। अभी आपका फिनिश गुड्स ही नहीं बना है रॉ मटेरियल से, और आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंकर कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट से, कॉस्ट डिटर्मिनेशन से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। तो दीज आर द 4 कॉस्ट, मतलब मैंने ये एन्यूमरेट किए हैं 4 कॉस्ट, जिसको आप कभी भी कॉस्ट डिटर्मिनेशन का पार्ट नहीं बनाओगे। आपके आईसीआई के मॉड्यूल में भी ये दिया हुआ है, बट इट डजेंट मीन कि एक्सक्लूसिव लिस्ट है, इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं हो सकती, बट ये एक ब्रॉड 4 कैटेगरीज हैं, राइट। चलिए, अब हमने ये तो समझ लिया ना कि कॉस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कॉस्ट में क्या क्या पार्ट होता है। अगली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हम कैसे डिटरमाइन करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, देखो एनआरवी हमें ना जो डिटरमाइन करनी होती है, वो डिटरमाइन करनी होती है कितनी, 3 ब्रॉड कैटेगरी में, ठीक है। अब वो 3 ब्रॉड कैटेगरी क्या क्या है वो देखते हैं। इसको मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। पहला आता है आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा आता है, तीसरा आता है, पहले लिख, ठीक है। दूसरा आता है WIP और तीसरा आता है फिनिश्ड गुड्स, या ट्रेडेड गुड्स भी बोलते हैं इसको, रीसेल गुड्स, ठीक है ना, रीसेल गुड्स, राइट। चलो ये दोनों यहीं पे आएंगे। रॉ मटेरियल की एनआरवी होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है, देखो एग्जांपल देखना, एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, 2 मंथ अगो परचेज किया था आपने इसको, किस रेट पे, 400 पर केजी के रेट पे आपने परचेज किया था। कब परचेज किया था, आज से 2 महीने पहले। करंट में, प्रेजेंट प्राइस इसका है 380 पर केजी। क्या है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब
आज की तारीख में जब आप उसी रॉ मटेरियल को मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको जेब से कितने पैसे देने पड़ेंगे? बहुत सिंपल सा, रॉ मटेरियल जो आपने 2 महीने पहले खरीदा था, अगर उसी रॉ मटेरियल को आज की तारीख में खरीदने जाओगे तो आपको मार्केट में कितने पैसे देंगे? रिप्लेसमेंट का मतलब होता है फिर से उसी माल को भरना, ठीक है, रिप्लेस करना। तो जब आज आप जाओगे तो उस माल के लिए आपको मात्र 380 रुपये देने हैं, जिसके लिए आपने 2 महीने पहले 400 रुपये दिए थे, प्राइसेस डाउन आ गई, तो इसकी एनआरवी क्या होगी? 380 रुपीज़ होगी। समझ में आ गया? तो इसकी एनआरवी क्या होगी? इसकी एनआरवी होगी 380 रुपीज़। चलो अगला आता है WIP। WIP से पहले फिनिश गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। फिनिश गुड्स की एनआरवी क्या होती है? फिनिश गुड्स की एनआरवी होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट incurred to sell the goods। कॉस्ट इंकर्ड कह लो या इसको सेलिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, ठीक है, कुछ भी कह लो, ठीक है। एक फिनिश गुड्स है, ठीक है, और उसको आपको मार्केट में बेचना है, ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस है ₹200 पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन उसको बेचने के लिए आपको 20 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं, तो उसकी एनआरवी क्या होगी? 180 पर यूनिट, ठीक है। आपके पास जो भी सामान पड़ा है उसको बेचने के लिए अगर आप किसी तरह की कोई भी कॉस्ट इंकर करते हो या किसी भी तरह की कॉस्ट इंकर करना आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको इंकर करने के बाद आपको जो वैल्यू रियलाइज होगी उसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। ये होती है फिनिश गुड्स की। अब बात करते हैं WIP की। भाई WIP का मतलब ही है क्या? गुड्स आधा बनाए, ठीक है। क्या है? गुड्स आधा बनाए। अब जब इस गुड्स को आपको मार्केट में सेल करना है तो इसको सेलेबल कंडीशन में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। आधा बना हुआ गुड्स कोई भी खरीद ले जरूरी नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? सेलेबल कंडीशन में लाना पड़ेगा। आप सोचो, जो गुड्स ऑलरेडी सेलेबल कंडीशन में है, फिनिश गुड्स है, उसको भी सेल करने के लिए आपको कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक वर्क इन प्रोग्रेस का जो गुड्स है, जो आधा बना हुआ गुड्स है, उसको जब आप मार्केट में बेचे जाओगे तो कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आपको इंकर करनी पड़ेगी उसको सेलेबल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी जो एनआरवी होती है वो होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट या एक्सपेंस इंकर्ड टू मेक्स WIP सेलेबल, ठीक है, टू मेक्स WIP सेलेबल। अगर किसी की सेलिंग प्राइस है ₹300, ठीक है, और उसको आपने सेलेबल बनाने के लिए फॉर एग्जांपल 50 रुपये इंकर कर दिए, ठीक है, तो कितना उसकी एनआरवी हो गई? उसकी एनआरवी हो गई 250 रुपीज़, ठीक है। अब आपके पास कॉस्ट भी आ गया, आपको ये भी पता चल गया कि एनआरवी कैसे निकालते हैं। अब आप क्या करोगे? दोनों को कंपेयर करोगे और दोनों को कंपेयर करके ये डिटरमाइन करोगे कि आपको इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू करना है या एनआरवी पे वैल्यू करना है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, एक मिनट ना, मैं इसकी थिकनेस कम कर लूँ, ठीक है। ठीक है, कॉस्ट और कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री आर कंपेयर्ड on आइटम टू आइटम बेसिस। क्या करोगे? आइटम टू आइटम बेसिस पे ही कंपेयर करोगे, ठीक है। और ये रूल तभी ज़्यादा अप्लाई होता है व्हेन गुड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। अगर गुड्स बिल्कुल भी इंटरचेंजेबल नहीं है तो आपको उसको आइटम टू आइटम बेसिस पर ही कंपेयर करना है। अगर इंटरचेंजेबल है तो आप उसको ग्रुप बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते
हो। एग्जाम्पल की बात बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास इन्वेंट्री है, ठीक है, XYZ, कॉस्ट है 20, 15, 18, इसकी NRV है 15, 20, 17, ठीक है, 15, 18। अब वैल्यूएशन कैसे होगा? वैल्यूएशन ऐसे नहीं करोगे कि इनको टोटल कर दो, ठीक है, 8 5 13 की 3, 2 3 4 1 5, या 8 5 नहीं 8 7 15 5 20 और ये 50, ठीक है। ऐसा नहीं करेगा कि टोटल कर दो, टोटल करने के बाद देखो कि आपकी जो इसका वैल्यूएशन है वो 53 पे होगा, 50, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आइटम टू आइटम बेसिस पे ही आपको कंपेयर करना है। तो आप कैसे कंपेयर करोगे? 20 एंड 15, विच एवर इज लोअर 15 इज लोअर, तो 15 पे करोगे। 15 प्लस 18 विच इज लोअर 15 इज लोअर, तो 15 पे करोगे। 18 और 17 विच इज लोअर 17, यानी कि 47, ये होगी आपकी वैल्यू, ठीक है ना। तो याद रखना हमेशा आइटम टू आइटम बेसिस पे ही कंपेयर करोगे अगर गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं है। अगर गुड्स इंटरचेंजेबल है तो आप ग्रुप बेसिस पे कर सकते हो, बट प्राइम रूल इज आइटम टू आइटम बेसिस, राइट। चलिए, मैंने सही जोड़ा ना, 5 5 10 7 17, ठीक, ओके। चलिए, तो हमने कवर कर लिया, क्या क्या पार्ट कवर कर लिया हमने? चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हमने कर लिया इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अच्छे से समझ लिया, एग्जाम्पल कर लिए, कॉस्ट एंड आगे कैसे कंपेयर करते हैं ये देख लिया, ठीक है। अब हम आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का, ये एक थ्योरी टॉपिक है। क्या टॉपिक है? थ्योरी टॉपिक है, राइट। कैसा टॉपिक है? थ्योरी टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि ठीक कि भाई इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम के कौन से दो मेथड हैं। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम के दो मेथड हैं, एक है पीरियोडिक और एक है परपेचुअल, ठीक है। एक है क्या? पीरियोडिक, और एक है परपेचुअल, ठीक है। अब देखो दोनों से समझते हैं, पीरियोडिक रिकॉर्डिंग सिस्टम एंड परपेचुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम। पहले हम करते हैं पीरियोडिक रिकॉर्डिंग सिस्टम। देखो पीरियोडिक रिकॉर्डिंग सिस्टम में क्या होता है, पहली चीज़ तो एक चीज़ देखो, ये स्मॉल बिजनेस में यूज़ होती है, ठीक है, और ये बिग बिजनेस में, बड़े बड़े बिजनेस में यूज़ होती है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम साल में एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, मतलब क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस या ईयरली बेसिस में फिजिकल काउंटिंग करते हैं इन्वेंट्री की, ठीक है। फिजिकल काउंटिंग इन्वेंट्री की करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम डीलिंग इन वॉचेस, मैं वॉच में डील करती हूँ, मेरा काम है घड़ियाँ बेचना, ठीक है, वॉचेस में मैं डील करती हूँ। मेरी एक छोटी सी शॉप है, और मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी मुझे इन्वेंट्री काउंट लेना होता है तो मैं फिजिकल इन्वेंट्री को काउंट कर लेती हूँ कि मेरे पास कितनी वॉचेस स्टॉक में पड़ी है, किस किस प्राइस की, सबको मल्टीप्लाई करके मैं इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें जो पेरियोडिकली किया जाता है, या तो मंथली होगा, या क्वार्टरली होगा, या हाफ ईयरली होगा, या ईयरली होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हम इन्वेंट्री काउंट करते हैं, इन्वेंट्री को गिनते हैं। क्योंकि इन्वेंट्री को हम फिजिकली गिनते हैं तो इसको फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है, फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम भी बोला जाता है, राइट। समझ में आ गया? क्या किया जाता है इसमें? फिजिकली इन्वेंट्री को काउंट किया जाता है और काउंट करके हम वैल्यू निकालते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं मंथ एंड पे खड़ी हूँ, ठीक है, मंथ एंड पे खड़े होकर मैंने अपनी पूरी इन्वेंट्री को काउंट किया, और इन्वेंट्री को काउंट करने के बाद, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मंथ एंड का ईयर एंड मान लेते हैं, ठीक है,
ईयर एंड पे खड़ी हूँ, ठीक है, ईयर एंड है 31 मार्च, यही होता है ना, राइट, 31 मार्च ईयर एंड पे मैं खड़ी हूँ। अब मैंने क्या किया, देखना, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 50,000 की, राइट, मैंने परचेज की थी कुछ 1 लाख की, ठीक है, और एक आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब मैंने कितने का सामान बेचा ये मुझे नहीं पता था, ठीक है, मैंने कितने का सामान बेचा ये मुझे नहीं पता था। परचेज 5 लाख की कर लो यार, ठीक है, परचेज कर लो 5 लाख की, ठीक है। मैंने कितना सामान ड्यूरिंग द ईयर बेचा ये मुझको नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, मैंने ईयर एंड पे बैठ के स्टॉक को गिनवाया, काउंटिंग करवाई, डिटरमाइन कराया कि मेरे पास इतनी इन्वेंट्री है और टोटल इतने का स्टॉक है। जब मैंने ये सब किया तो मुझको पता पड़ा कि मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था, वो स्टॉक जो पड़ा था दैट इज़ ऑफ 80,000, ठीक है, मेरे पास कुछ स्टॉक जो पड़ा था वो 80,000 का पड़ा हुआ था। और ऐसे करके मुझे अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। कैसे मिल गया, मैं कैसे निकालूंगी, यहाँ से अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है, ऐसे ही निकालूंगी ना। ओपनिंग था 50,000 प्लस परचेज 5 लाख माइनस क्लोजिंग 80,000। कोई मुझे बताएगा कितना होगा 50 में से 80 का, 420 प्लस 50 इस 4,70,000 के स्टॉक मैंने बेचे, ठीक है, ये मुझे मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस मेथड से। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, ठीक है, हुआ क्या, इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 4,70,000 में, इन रियलिटी हमें नॉर्मल लॉस भी हुआ था, ठीक है। नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस ये होता है कि, ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया ना। अब इसी तरह का एक और एग्जांपल देखो आप, ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, उसमें क्या था, ओपनिंग था 5,000 का, ठीक, परचेज थी 10,000 की, इस परचेज थी 1 लाख की, नॉर्मल लॉस हो रखा था 2,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो हमें पता चला हमारे पास पड़ा हुआ है 20,000 का, ठीक है। अब जो नॉर्मल लॉस था वो हमको नहीं पता पड़ा, ठीक है, नॉर्मल लॉस जो हुआ वो हमें ड्यूरिंग द ईयर नहीं पता पड़ा कि क्या हमारा हो गया। क्या होता है, घड़ियाँ रखी होती है, वॉचेस रखे होते हैं, अब वो रखे रखे सेल डाउन हो जाता है या उसका और किसी तरीके से विथ टाइम वो ख़राब हो जाती है, मार्केट में सेलेबल नहीं बचती, डेंजर, कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस हर बिजनेस में होता है। इसमें भी नॉर्मल लॉस हो गया। अब हमें नहीं पता था ना, ये नॉर्मल लॉस हमको नहीं ये था, ठीक है, कुछ नॉर्मल लॉस हो गया हमको। मैं एक बात करी ना, नॉर्मल लॉस हमें 2,000 का हो गया। अब हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग का सिस्टम पता चल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है ये हमको पता ही नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है ये हमको पता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, क्लोजिंग पे जाके इन्वेंट्री काउंट की, इन्वेंट्री काउंट करके हमको पता चला हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इतने का है। अब जब हमने क्लोजिंग स्टॉक निकल गया तो हमारे पास डेटा क्या था, हमारे पास डेटा था ओपनिंग का, परचेज का। हमने ओपनिंग को परचेज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ डिटरमाइन कर ली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने डिटरमाइन कैसे करी, वही 5,000 ओपनिंग प्लस परचेजेस 1 लाख, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20,000, तो 80 प्लस 5 इट्स 85,000 का हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता चल गई हमने की। अब एक बात देखो, ये जो नॉर्मल लॉस होता है, क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल लॉस होता है इसको हम कभी भी, नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, नेवर एवर। रिकॉर्ड इन द बुक, हम इसको कभी भी बुक में रिकॉर्ड करते ही नहीं हैं, ठीक है, नॉर्मल लॉस को हम कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते।
अच्छा, अगर हमने नॉर्मल लॉस घटाया होता या हमें पहले से पता होता, अगर मैं आपसे पूछूं जब नॉर्मल लॉस 2000 का हो गया तो इन रियलिटी में हमें सेल कितने की हुई होगी, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने के बेचे होंगे, 83,000 के, राइट, इतने के ही बेचे होंगे ना, 83,000 के ही। लेकिन लेकिन यहाँ पर हमें ये नॉर्मल लॉस नहीं पता है, तो ये काय में इंक्लूड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्लूड है कि नहीं है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। हमें ओपनिंग पता था, हमें परचेज पता था, यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर नहीं पता थी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी होती है रेजिडुअल फिगर, क्या होती है, एक रेजिडुअल फिगर होती है। इसलिए जो भी हमारा नॉर्मल लॉस होता है वो किसका पार्ट बन जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, इसी का पार्ट बना हुआ है, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक तो एग्जैक्टली पता है ना, काउंट किया है हमने, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल फिगर है, ठीक है। ओपनिंग हमको पता है, परचेज हमको पता है, जो नॉर्मल लॉस हुआ वो कहाँ पार्ट बन गया, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट बन जाता है। नॉर्मल लॉस को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जस्ट इसके विपरीत, जस्ट इसके अगेंस्ट परपेचुअल में क्या होता है, परपेचुअल में हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को रियल टाइम पे डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिटरमाइन ऑन रियल टाइम बेसिस, ठीक है। क्योंकि परपेचुअल में क्या होता है, एक यूनिट भी आपने सेल करी उसकी भी इन्वेंट्री में रिकॉर्ड में एंट्री जाती है और उतने से इन्वेंट्री को कम किया जाता है। जैसे आपने इन्वेंट्री खरीदी फिर इन्वेंट्री रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है, यानी रियल टाइम बेसिस पे आप जो भी सेल परचेज करते हो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड सिस्टम में अपडेट होती जाती है। तो हमें एक्चुअल में ये तो पता होता है कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स कितने के बेचे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो बुक्स में हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही होती है ना, उस क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमारे पास जो स्टॉक में आइटम पड़े हैं उससे हम मैच करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक एक इन्वेंट्री का आना जाना जब आपके पास अपडेटेड है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने कितने का सामान बेचा और कितने का सामान आपके पास स्टॉक में, ये आपके पास रिकॉर्ड में रहता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ईयर एंड, क्वार्टर एंड, हाफ ईयरली एंड पे आप एक्चुअल स्टॉक को गिनते हो और उसको बुक से मैच करते हो। अगर मैच हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आपको पता चल जाता है कि आपका लॉस हुआ है वो नॉर्मल लॉस है, आपके पास चोरी हो गई है या क्या हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास सारा डेटा एक्चुअल में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो, सेम एग्जांपल लो, ओपनिंग आपके पास 50,000 है, ठीक, परचेजेस आपके पास 5 लाख है, ठीक। नॉर्मल लॉस कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो, जो कि आपके पास 2000 है, ठीक, जो कि आपके पास क्या है 2000 है, जो कभी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास यहाँ पर है, मान लीजिए 4 लाख का, कितने का है 4 लाख का। अब यहाँ पे आप क्या निकालोगे, यहाँ पे आप निकालोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्या निकालोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे निकालोगे, क्लोजिंग निकालोगे ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग क्या है 50,000, ठीक है, प्लस परचेजेस 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख, ठीक है। तो कितना हो गया, इट्स 1,50,000, ये तो बचा। देखो अब यहाँ पे जो नॉर्मल लॉस हुआ है 2000 का, वो कहाँ इंक्लूडेड है, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। यहाँ किस में इंक्लूडेड है, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है, यहाँ पे नॉर्मल लॉस आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाता है और यहाँ पे आपका नॉर्मल लॉस क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट बनता है, ठीक है। ये आपके परपेचुअल में होता है और ये आपके पीरियोडिक सिस्टम में होता है। समझ में आ गया, चलिए अब मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ इसके डिफरेंसेस भी क्या क्या हैं। देखो, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन, मैंने बोला था फिजिकल वेरिफिकेशन पे है बेस्ड है। ये बुक रिकॉर्ड पे बेस्ड है, क्योंकि बुक देखो इसमें क्या करते हैं, इन्वेंट्री में हम पहले इन्वेंट्री को काउंट करते हैं और फिर क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हमारे पास बुक में पहले से क्लोजिंग स्टॉक होता है और फिर हम इन्वेंट्री को काउंट करके दोनों को मैच करते हैं।
दिस सिस्टम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट। ये क्या है, ये फिजिकल इन्वेंट्री काउंट है ना, तो एक पर्टिकुलर डेट पे आपको पता चलता है कि आपकी कितनी इन्वेंट्री है या कितने का सामान आपने बेचा। ये क्या है, कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल। आपको जैसे एक यूनिट बेचते हो, जैसे एक यूनिट खरीदते हो, आपको रिकॉर्ड अपडेट होता है, तो आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे पता होता है। ठीक है, दिस सिस्टम डिटरमाइंस इन्वेंट्री एंड टेक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज ए रेजिडुअल फिगर। अभी बताया था मैंने, यहाँ पे देखो क्या बताया था, यहाँ पे ये जो आपकी नॉर्मल लॉस है, ठीक है ना, वो किस में होती है, सॉरी ये वाला है, ठीक है, हाँ यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले वो कैसे निकालो, एक रेजिडुअल फिगर की तरह निकाल रहे हो, है ना। बैलेंसिंग की फिगर तो है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये बैलेंसिंग फिगर है पीरियोडिक सिस्टम में। ठीक है, वही ये भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ, हाँ, दिस सिस्टम डिटरमाइंस इन्वेंट्री, डिटरमाइन किसको करती है, क्लोजिंग पे आप इन्वेंट्री को काउंट करके कैलकुलेट कर लेते हो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एज ए रेजिडुअल फिगर निकालते हो। ये डायरेक्टली डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कंप्यूट करती है इन्वेंट्री एज ए बैलेंसिंग फिगर। देखो यहाँ पे आपने इन्वेंट्री को एज ए बैलेंसिंग फिगर निकाला है, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी बैलेंसिंग फिगर आई है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है, ये यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग फिगर है, राइट। ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है, ये आप कहो रेजिडुअल है, राइट। चलो उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड लॉस ऑफ गुड्स एज गुड्स नॉट इन इन्वेंट्री आर अज्यूम टू बी सोल्ड। वही हमने किया ना, देखो यहाँ पे क्या था, भूल गए, यहाँ पे क्या था, ये 2000 के गुड्स आपके लॉस हो चुके थे, ठीक है ना, उसके बावजूद भी हमने इसको अलग से नहीं घटाया, किस में इंक्लूडेड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही है ना, इंक्लूडेड है। अगर हटाते तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आता, 83,000। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड लॉस ऑफ गुड्स एज गुड्स नॉट इन इन्वेंट्री आर अज्यूम टू बी सोल्ड, हमें मानते हो इन्वेंट्री सोल्ड हो गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स एज ऑल अनसोल्ड गुड्स आर अज्यूम टू बी इन इन्वेंट्री। इसमें हमने क्या माना, ये जो हमारी इन्वेंट्री नहीं बिकी है, ये जो हमारी इन्वेंट्री का नॉर्मल लॉस हो गया, वो हमारी क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि मैं एक्चुअल फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तो पता है ना। जब मैं एक्चुअल फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पता है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, और उसके बाद जो बचा वो क्या है, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। अब उसमें से अगर कुछ माल लॉस भी हो गया तो भी हम उसको क्या मानते हैं, पार्ट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये बिगेस्ट डिफरेंस है और इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अंडर दिस मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डेट पे जाके इन्वेंट्री को काउंट कर रहे हो, उसके पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि क्या हो रहा है, क्या इन्वेंट्री आ रही है, क्या इन्वेंट्री जा रही है, क्या फिगर होनी चाहिए, यहाँ पे कंट्रोल पॉसिबल है। फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम या पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ईजी है, लेस कॉस्टलियर है, परपेचुअल आपका कॉस्टली है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। अगर आप किसी दिन इन्वेंट्री काउंट करने बैठ रहे हो पीरियोडिक सिस्टम में, तो वो दिन ऐसा होता है कि आपका बिजनेस क्लोज हो जाए, आप उस दिन बिजनेस मत करो, पॉसिबल नहीं होता ना, वरना आप इन्वेंट्री काउंट नहीं कर पाओगे। यहाँ इन्वेंट्री कैन बी डिटरमाइंड विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिना बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करे भी आप इन्वेंट्री काउंट इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बुक पे रिकॉर्ड होता है ईच एंड एवरी इन्वेंट्री का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग रखते हैं यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड में, जो कि अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है। हम अगली क्लास में करते हैं इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड का टॉपिक, और इसके साथ ही ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड में हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज और बहुत सारे मेथड्स कवर है, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं भी आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।